नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार झा और आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेंट। दैट्स ऑल अबाउट रेफ्रिजरेंट। आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड शो हो रहा है। मैं यूँ बता दूं कि रेफ्रिजरेंट की जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि एक जनरल पीपल के लिए भी है, क्योंकि हम सभी इस्तेमाल करते हैं लगभग घरों में एसी, फ्रिज, कूलर एक्सेट्रा जो कूलिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ जनरल पीपल के लिए, क्योंकि रेफ्रिजरेंट में जो यूज़ हो रहा है हमारा गैस, ठीक है, वो एक एनवायरनमेंट के लिए, अगर हम सही गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सही फ्रिज नहीं खरीद रहे हैं, सही एसी नहीं खरीद रहे हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, वो पॉल्यूटेट कर रहा है, वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेशिएट कर रहा है। ठीक है, तो हमें वैसा गैस यूज़ करना है, हमें वैसा रेफ्रिजरेंट यूज़ करना है जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत ही कम हो, या हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ही नहीं हो। इसके लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि क्लोरीन फ्री रेफ्रिजरेंट का हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन में सबसे बड़ा रोल CFC HFC का है। बहुत सारे रूल्स बनाए गए, बहुत सारे बैठक हुई इसके बारे में, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो बात की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात की गई है CFC के लिए। ठीक है, एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो बात की गई है HFC के लिए, क्योंकि ये विश्व स्तरीय एक समस्या है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नहीं तो अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो डे बाय डे ये टेम्परेचर का रेंज और बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम जिस रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन का परसेंटेज बिल्कुल नहीं हो या थोड़ा बहुत हो, ठीक है, तो उसे हम लोग यूज़ करें। तो ठीक है, चलते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में। Okay, refrigerant are two types: primary refrigerant and secondary refrigerant. Primary refrigerant are working fluid, undergoes cyclic process and produce lower temperature. ठीक है, there are a latent heat of transformation tactics for the refrigerant. एक्चुअल में रेफ्रिजरेंट की वर्किंग भी यही होती है कि हमें क्या करता है कि रेफ्रिजरेंट की वजह से ही हमें कूलिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में एग्जांपल आप ले लो R11, 12, 22, 134। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर द वर्किंग फ्लूइड विच आर फर्स्ट कूल्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड देन यूज्ड फॉर कूलिंग एट द डिजायरेबल लोकेशन। इसका एग्जांपल है H2O एंड ब्राइन। ठीक है, H2O यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी हम लोग रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 केसेस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 केस को हम लोग रिजॉल्व करते हैं कि इससे हमें पता पड़ जाएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो मैं कुछ करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल R12 का। ठीक है, मेरे को यहाँ देखो 3 डिजिट एटलीस्ट चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आगे में 0 लगा देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, एंड आप भी जानते हो कि 0 का मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फार्मूला दिखा दे रहा है, R माइनस नहीं है, वो R रिप्रेजेंटेट कर रहा है रेफ्रिजरेंट को। ठीक है, M-1 इंटू N+1 इंटू P, देन M-1 इक्विवेलेंट 0 and N+1 equivalent 1 and P equals to 2, then we can easily find the value of M, N and P. ठीक है, जैसे मेरे को M, N और P की वैल्यू पता पड़ जाती है, आप यूँ पूछोगे कि ये वैल्यू आप निकाल क्यों रहे हो। ठीक है, तो देखो मैं सीधा जवाब ये देता हूँ
कि मेरे को जो मेन फार्मूला है दिखाई दे रहा होगा, CmHnFeCl3, इसमें मेरे को M चाहिए, N चाहिए, P चाहिए एंड Q चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ तो मिल गया, लेकिन Q तो मिला ही नहीं। उसके लिए मेरे को क्या करना है, फिर निकालना है, ठीक है। उसका भी एक फार्मूला है, N + P + Q = 2m + 2, ठीक है। इस फार्मूले से मेरे को क्या निकल जाएगा, Q की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ही Q की वैल्यू निकल जाएगी तो एक कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा जिसका नाम है CF2Cl2। बात समझ में आ रही है? मैं ओनली इस केस में बात कर रहा हूँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? इसलिए मैंने लिखा है कि इफ़ द रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी का 2-4 एग्जाम्पल लूँगा, पहले इसी को कंसेप्ट को क्लियर करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। R22 प्रोसीजर सेम है, ठीक है। एक बार मैं समझा दिया और लास्ट पे डिस्कस करता हूँ। CH F2Cl यहाँ पे आ रहा है। मैं यूँ कहूँगा कि R22 R12 से अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का स्टेटस देख लो आप, ठीक है। क्लोरीन का स्टेटस आप देख लो यहाँ से। क्यों? आप भी जानते हो कि क्लोरीन, ड्यू टू क्लोरीन एक बहुत हार्मफुल एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के कारण ग्लोबल वार्मिंग का मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को। में जो मेन प्रॉब्लम है हमारे अल्ट्रावायलेट रेज को रिजॉल्व करने के लिए, वो होने नहीं देता क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, उसको और बढ़ावा देता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को और ज़्यादा इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। इसलिए क्लोरीन जहाँ पे, क्लोरीन का स्टेटस जहाँ पे लोअर होगा वो रेफ्रिजरेंट अच्छा माना जाएगा, ठीक है। आप ये माइंड मेकअप करके चलो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं R134। इस रेफ्रिजरेंट को इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सारा प्रोसीजर सेम है इसमें भी मैं क्या किया, M की वैल्यू निकाला, N की वैल्यू निकाला, P की वैल्यू निकाला और Q की वैल्यू निकाला और डाल दिया इसमें, ठीक है। तो मेरे को जो रिजल्टेंट मिला वो है C2H2F4। अरे यार, यहाँ से क्लोरीन कहाँ से गायब हो गया? ओहो, क्लोरीन नहीं है, इसलिए तो इसको हमने क्या नाम दिया, इको फ्रेंडली गैस, ठीक है। ये गैस क्या है, इको फ्रेंडली गैस है, ठीक है। बात समझ में? इस पे और छोटी सी डिस्कशन और करूँगा आगे। उसी तरह से R11 आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीरीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लोरीन का स्टेटस जान सकते हैं। मेन इसमें क्लोरीन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं केस 2 में, ठीक है। ये केस 2 इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, पहला मैंने बात किया सैचुरेटेड के लिए, दूसरा मैं बात कर रहा हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, ठीक है। उसका फार्मूला सेम है, ठीक है। सेम फार्मूला है, बस कुछ नहीं है। मैं पहले भी बताया था, N + P + Q = 2m हो जाएगा, +2 नहीं रहेगा, ठीक है, 2m रहेगा इसमें, और स्टेटस सेम है, ठीक है। आगे चलो, इसका एक एग्जांपल ले लो, R1150, ठीक है। कंपैरिजन मैं करा दिया, ठीक है। आप देख रहे हो कि 1 का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कराया, ठीक है। तो देखो यार, 1 का क्या है स्टेटस, कि 1 को ज्यों का त्यों मैं R-1 × M-1 N + 1 × P रखा था, ठीक है। जबकि सैचुरेटेड वाले में मैं 1 नहीं रखा था, ठीक है। ओनली 1 मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 1 को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। बाकी का प्रोसीजर इसमें सेम है। तो इसमें अगर आप रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी जो हमारा रिजल्टेंट आता है, वो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, C2H4। यहाँ से भी क्लोरीन गायब है, इसलिए मैं एक वर्ड भी यहाँ पे लिखा कि R1150 इज़ नॉन टॉक्सिक। अगर क्लोरीन रहता है तो मोस्ट चांसेस रहता है टॉक्सिसिटी का, डेंजर फॉर द इन्वायरमेंट, टॉक्सिक विथ जीरो ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल एंड वेरी लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब देखो, एक कंपैरिजन मैं दिखा रहा हूँ R11, 12, 22 एंड 134 में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। क्लोरीन का प्रेजेंस देख लो, Cl3, Cl2, Cl, Cl0। तो सबसे बढ़िया कौन हुआ, जिसमें क्लोरीन का स्टेटस एकदम ज़ीरो हो, ठीक है, जिसमें क्लोरीन की मात्रा हो ही नहीं, ठीक है। इंग्रेडिएंट में क्लोरीन हो ही नहीं, दैट मीन्स कि क्लोरीन वो रिजॉल्व नहीं करे,
ठीक है, रिजल्टेंट हमारा क्लोरीन नहीं आए, बात समझ में आ रहा है, तो वो सबसे बढ़िया रेफ्रिजरेंट माना जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ R134 की। ठीक है, तो R134 को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट माना जाता है बिकॉज एब्सेंस ऑफ क्लोरीन एलिमेंट। ठीक है, यूज रेफ्रिजरेट अटैक द ओजोन लेयर लोकेटेड एट द स्ट्रेटोस्फेयर। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ओजोन लेयर कहाँ पे बिलोंग करता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और वहाँ से क्या करता है एक्चुअल में, द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज टू फिल्टर आउट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच इज इमिटेड बाय द सन। जो भी सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है उसको फिल्टर करता है ओजोन लेयर, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। और ये गैसेस क्या करती हैं, क्लोरीन हो गया, बहुत सारी HFC हो गया, CFC हो गया, तो ये सारी गैस क्या करती हैं, उसको उस पर अटैक करती हैं। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन को अटैक करती हैं, तो हमारे फिल्ट्रेशन का रेट तो घट जाएगा ना। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि क्लोरीन मुक्त हो, जो भी गैस हम यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट जो भी यूज़ कर रहे हैं वो क्लोरीन मुक्त हो। ठीक है, देयरफॉर वी हैव टू प्रेफर, फिर से बोलना चाहूँगा, देयरफॉर वी हैव टू प्रेफर दोज रेफ्रिजरेंट, ठीक है, व्हिच हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। बात समझ में आई? ठीक है, और आगे चलते हैं केस 3 में। ठीक है, केस 3 की हम लोग बात करते हैं, केस 2 हो गया, केस 1 हो गया, केस 3 की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक्स कंपाउंड में क्या है कि कुछ नहीं है, 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर यूँ जान लो तुम, अगर 7 फर्स्ट डिजिट 7 रहा तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बिलोंग करता है। ठीक है, तो 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट अगर भी रहा तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, उसी तरह से NH3 है। ठीक है, R717। ठीक है, अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, CO2 है R744, SO2 है 764, H2O है 718। ठीक है, इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया का सिचुएशन है वो बहुत गर्मी है। ठीक है, समर सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और किस गैस की कितनी कैपेसिटी है, किसका कितना क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, जैसे मैं एक क्लियर यहाँ पे नोट करके लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथिलीन आर ऑलमोस्ट अनडिजायरेबल फॉर द इंडियन समर एम्बियंट कंडीशन। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत कम है। CO2 का 31 डिग्री सेंटीग्रेड, इथैलिन का 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड, H2O का 374 डिग्री सेंटीग्रेड, SO2 का 156.5 डिग्री सेंटीग्रेड, NH3 का 132.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, R12 का 115.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड R22 96.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड R34 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे को दिख रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट के 2-3 वर्ड्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर एंड देयर एप्लीकेशन, कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ यूज़ होता है मोस्टली। जैसे R11 की बात करें तो लार्ज सेंट्रलाइज AC, R12 की बात करें डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर। ठीक है, R22 की बात करें विंडो AC, NH3 की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज प्लांट। ठीक है, इन सब जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड। ठीक है, और ब्राइम मिल्क चिलिंग प्लांट्स, और एयर का यूज़ हम लोग एयरक्राफ्ट वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो हमने टर्म्स लिया है, जो हमने कंटेंट्स लिया है वो पसंद आया होगा। ठीक है, और
लास्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लेक्चर सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आजकल सभी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं लगभग कूलर एसी, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे घर में जो रेफ्रिजरेंट है वो कौन सा रेफ्रिजरेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इस चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्टली मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर सपोज करो कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है, तो सीधा आप यहाँ से भी उसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी गैस है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कि फर्स्ट मैं ये बोला था कि 3 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, उसमें अगर फर्स्ट 0 है, 0 दैट मीन्स कि है ही नहीं कुछ, जैसे 11 12 22। ठीक है, तो उसमें 0 है, तो वो जो ग्रुप होगा वो मीथेन का सीरीज होगा। ठीक है, अगर 1 है तो वो इथेन की सीरीज़ है। ठीक है, लाइक 114 124 एंड 134। ठीक है, अगर 2 है तो वो है प्रोपेन का सीरीज़। ठीक है, लाइक दिस 290। आप इस सब को फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे फार्मूला से, जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, R20 290। ठीक है, इसके बाद जियोट्रॉपिक एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सर्स आते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स कि फर्स्ट डिजिट 4 है। ठीक है, लाइक दिस 407। ठीक है, एक्सेट्रा 400। ठीक है, तो वो जियोट्रॉपिक मिक्सर्स में आएंगे। ठीक है, एंड अगर x की वैल्यू 5 है तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सर में आएंगे, 502 507। ठीक है, अगर 6 है, ठीक है 6 है तो हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, 6 मीन्स दैट द कंपोजिशन इज ऑर्गेनिक। ठीक है, लाइक ब्यूटेन R600 एंड आइसोब्यूटेन R600A। ठीक है, ए की वजह से, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, और R600 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं अभी लास्ट में भी डिस्कस किया था इनऑर्गेनिक के बारे में, इसके लिए इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। अनसेचुरेटेड के बारे में, अगर 11 है, ठीक है, जैसे अनसेचुरेटेड के केस में 1150 का मैं एग्जांपल लिया था। ठीक है, लास्ट में इथाइलिन भी आया था। ठीक है, अगर 12 है तो प्रोपेलिन। ठीक है, अनसेचुरेटेड प्रोपेन। ठीक है, स्टैंड्स फॉर अनसेचुरेटेड प्रोपेन। तो ये सब पैरामीटर पे भी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा किस ग्रुप का कंपाउंड है। ठीक है, ओके, थैंक यू।